सो हेलो एंड वेलकम बैक डियर बच्चों। मैं हूं आपका श्रेयस भैया और स्वागत है आपका अपने चैनल भैयास क्लासरूम में। आज हम आ गए हैं फिर से आपके बीए थर्ड ईयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो कि होने वाला है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के ऊपर। ये वीडियो सेंटर और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों के बच्चे देख सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं उन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूंगा रिलेटेड टू प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, जो आपके बीए के थर्ड ईयर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लानिंग की प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग कमीशन का नेचर कॉम्पोजिशन और फंक्शन क्या है, नीति आयोग का नेचर कॉम्पोजिशन और फंक्शन क्या है, क्या डिफरेंस है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में। साथ ही साथ मैं लास्ट में कुछ पीवाईक्यूज लेके आया हूँ जो यूनिवर्सिटी के ईयरली और सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को मेरे साथ समझते हैं और लास्ट में जिन पीवाईक्यूज को मैं एनालाइज करने वाला हूँ उसको भी समझते हैं, तो इसके बियॉन्ड आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है। आई कैन एश्योर यू दिस कि ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। सो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। इससे पहले बच्चे कि मैं फॉर्मली आपको मीनिंग ऑफ प्लानिंग बताऊं या ऑफिशियल लैंग्वेज में बताऊं, मैं आपसे एक वैसे पूछता हूं कि आप प्लानिंग का मतलब क्या समझते हो बच्चे। प्लानिंग का मतलब क्या है? अगर प्लानिंग होगी तो क्या बेनिफिट्स होंगे और प्लानिंग नहीं होगी तो क्या बेनिफिट्स होंगे? अगर सिंपल टर्म में बच्चे बात करें तो प्लानिंग का मतलब है किसी काम को एक ऑर्गेनाइज तरीके से करना। जैसे आप अपने डेली रूटीन को एक ऑर्गेनाइज तरीके से करते हो कि भैया मैं 6 बजे उठता हूँ, फिर मैं उसके बाद 8 बजे से पढ़ना शुरू करता हूँ, फिर मैं 12 बजे तक पढ़ता हूँ, फिर मैं शाम को 4 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मैं रात को इतने बजे खाना खा के और 11 बजे तक सो जाता हूँ। इसे कहते हैं प्लानिंग। इससे क्या होता है बच्चे कि जो आपके गोल्स हैं आप उसको अचीव कर पाते हो। जैसे अगर आपका पढ़ाई का गोल है डेली का कि मान लीजिए आपको 6 घंटे पढ़ना है। अगर आप सब कुछ प्रॉपर्ली प्लान करके चलोगे कि मैं इतने से इतने पढ़ूँगा, फिर इतने से इतने एक्सरसाइज करूँगा, फिर इतने से इतने रेस्ट करूँगा, तो आपको बर्डन भी नहीं पड़ता और आपका जो गोल है वो ईज़िली अचीव भी हो जाता है। वहीं अगर आप प्लानिंग ना करके चलो, जैसे आप बस ये मान के चलो कि मुझे 6 घंटा पढ़ना है, तो कभी आप 6 घंटा आपका पूरा होगा, कभी 4 ही घंटा रह जाएगा, कभी आपको जल्दी थकान लगने लगेगी, कभी आप अपने डे को मैनेज नहीं कर पाओगे, कभी आपको बहुत लेट हो जाएगा। सो यही है ना, मतलब अगर प्लानिंग ना हो बच्चे तो बहुत हैफ़ज़ार्ड हो जाती हैं चीज़ें, बहुत कन्फ्यूज़िंग हो जाती है। शादियों में क्या होता है बच्चे, जब शादियों में खाना आता है तो आप देखोगे कि एक सीक्वेंस में आता है कि पहले कोल्ड ड्रिंक आएगी, फिर कुछ चाइनीज़ आएगा, फिर स्टार्टर कुछ आएँगे, फिर उसके बाद मेन कोर्स स्टार्ट होगा, लास्ट में स्वीट डिश आएगी। अगर ऐसा बच्चे ना हो और सब चीज़ एक साथ आ जाए या किसी का कोई ऑर्डर ना हो कि पहले स्वीट डिश आ रही है, फिर खाना आ रहा है, फिर खाने के बाद चाइनीज़ आ रहा है, फिर लास्ट में कोल्ड ड्रिंक आ रही है, तो आपको नहीं लगता कि सब कुछ बहुत ऐसा मेस अप हो जाएगा, बहुत सब कुछ ऐसे मिसमैनेजमेंट हो जाएगा? सो प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने डिज़ायर्ड गोल को ईज़िली अचीव कर लें, बिना किसी हर्डल के और विद अपने जितना हमारे पास रिसोर्स है। तो चलिए बच्चे, प्लानिंग की मीनिंग जानते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। So planning refers to systematic and deliberate effort by the state to allocate resource, set developmental priorities and achieve socio-economic transformation through organized public policies। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? प्लानिंग एक सिस्टमैटिक और डेलिबरेट एफर्ट है। सिस्टमैटिक मतलब कि मतलब एक सिस्टमैटिक, जैसे आप अपने रूटीन को देखिए, एक सिस्टमैटिक रूटीन है कि आप 8 बजे उठोगे, फिर उसके बाद आप 10 बजे तक ब्रेकफास्ट करोगे, फिर आप शाम को 4 बजे तक पढ़ोगे। ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टमैटिक वे में है। तो प्लानिंग का मतलब है कि जो सरकार किसी काम को करने के पहले जो एफर्ट करती है ना सिस्टमैटिक मैनर, किस लिए? रिसोर्स का एलोकेशन। जैसे एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है बच्चे? जैसे गवर्नमेंट हर साल बजट में नहीं डिसाइड करती कि इस साल 60 करोड़ रुपए डिफेंस मिनिस्ट्री को जाएगा, इस बार 40 करोड़ रुपए आईटी सेक्टर को जाएगा, इस बार 90 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को जाएगा। तो आप देखते हो ना, ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्स है। अगर आप पैसे को रिसोर्स मान लो तो सरकार रिसोर्स एलोकेट कर रही है, अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज सेट कर रही है। जैसे मान लीजिए कि सरकार ने इस साल 90 करोड़ एग्रीकल्चर में डाला, तो सरकार की डेवलपमेंटल प्रायोरिटी में है कि एग्रीकल्चर ये जो सेक्टर है, इसका विकास ज़्यादा होना चाहिए। मतलब सरकार की जो प्रायोरिटी वो एग्रीकल्चर फर्स्ट पे है, फिर डिफेंस है, फिर आईटी है। तो ये प्रायोरिटी आपको दिख रहा है ना कि ये नंबर 1 पे है, ये सबसे प्रायोरिटी सबसे ज़रूरी है, फिर डिफेंस है, उसके बाद फिर उसके बाद आईटी है। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार रिसोर्स एलोकेट करती है, अपनी प्रायोरिटीज सेट करती है कि हमें सबसे ज़्यादा विकास किस में देखना है। और विकास क्यों देखना है? क्योंकि मान लीजिए वो सेक्टर थोड़ा-सा पिछड़ रहा है या उसमें थोड़ी कमज़ोरी आ रही है, इसलिए। और सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए प्लानिंग मतलब की किस लिए जाती है? तो प्लानिंग का मतलब है कि समझ लीजिए एक सिस्टमैटिक तरीके से किसी चीज़ का अरेंजमेंट सरकार द्वारा किया जाए, रिसोर्स का एलोकेशन किया जाए,
अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट किया जाए, ताकि सरकार अपने सोशियो इकोनॉमिक जो ट्रांसफॉर्मेशन के गोल्स हैं, उनको अचीव कर सके। इसी को प्लानिंग कहते हैं। कैसे अचीव करेगी? पब्लिक पॉलिसीज़ से। आप पूछोगे भैया सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? भाई, जैसे सरकार ने अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ में एग्रीकल्चर को मान लो सबसे पहले रखा कि ये जो कृषि का क्षेत्र है, इसका विकास बहुत होना चाहिए, ये क्षेत्र कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। तो सरकार का जो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? कि जो ये हंगर इंडिया में है, इसको और कम किया जा सके। कितने लोग भूखे सोते हैं, इनकी संख्या और कम की जा सके। देश में कोई भूखा ना सोए, फूड सिक्योरिटी सबकी इंश्योर हो, सबको मुफ्त राशन दिया जा सके, क्योंकि जनसंख्या भी है हमारे पास, फिर हमें सबको फीड भी करना है। तो सरकार के पास जैसे-जैसे डेटा जाता रहता है, आप समझ लो, जैसे सरकार के पास हर साल का, आप खुद सोचो, सरकार के पास हर साल का डेटा होता है कि इस साल इतने सारे लोग, मतलब अभी का डेटा कहता है कि इतने सारे लोग इस देश में भूखे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी डेटा हो। तो सरकार क्या करती है, अगले साल और इन्वेस्ट करती है ताकि और खेती हो। जब और अनाज होगा तो सरकार क्या करेगी, इन लोग तक भी फ्री राशन पहुंचा पाएगी। आप देखते हो ना, जैसे फ्री राशन सरकार बांटती है, फ्री मसाले सरकार बांटती है जनता को। क्यों बांटती है? क्योंकि सरकार एक प्लान, मतलब सरकार, इसके पीछे सरकार की एक प्लानिंग होती है कि हम एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे तो वहां से खूब फसल होगी, फिर खूब अनाज होगा, फिर उस अनाज को हम गरीब जनता को बाँटेंगे, इससे सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? पब्लिक पॉलिसी से। पब्लिक पॉलिसी आपको पता है, भाई जब कोई पॉलिसी होगी, जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं एग्रीकल्चर से हट के, जैसे कितने सारे लोगों के पास घर नहीं होता सोने को, तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, आपने सुना भी होगा प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये एक योजना है, ये एक पॉलिसी है। ये इसके पीछे सरकार की एक प्लानिंग थी कि ठीक है भाई, हम थोड़ा-सा सपोर्ट करेंगे, हम पैसा अपनी तरफ से देंगे घर बनवाने के लिए, ठीक है। सरकार की डेवलपमेंटल यहाँ पे प्रायोरिटी क्या थी? सरकार की प्रायोरिटी ये थी कि सबको छत मिले सोने के लिए। इससे सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि जनता जो है उसके लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हो जाएँगे, लोगों को फुटपाथ पे नहीं सोना पड़ेगा, गरीबों को एक छत मिल जाएगी। ये सरकार ने किया कैसे? ये सरकार ने एक पॉलिसी के माध्यम से किया, जिसको हम और आप कहते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। ये जैसे मान लीजिए सरकार मुफ्त का राशन बाँटती, मान लीजिए उसकी भी कोई योजना है, उसका भी कोई नाम है। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है उस पॉलिसी से? सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना। सरकार ने क्या किया? सरकार ने अपनी इस प्रायोरिटी में रखा कि कोई भूखमरी से कोई मरना नहीं चाहिए, कोई भूखा सोना नहीं चाहिए, सबको खाना पहुँचना चाहिए। इसके चलते सरकार ने रिसोर्स एलोकेट किए कि नहीं, कृषि विभाग को 90 करोड़ रुपए जाए ताकि हर किसान को सब्सिडी मिले, फर्टिलाइज़र खरीदते समय हर किसान को फसल सस्ती मिले। शुरू में जब वो, मतलब बुआई से पहले उसको फसल सस्ती मिले ताकि वो ज़्यादा बोए और ज़्यादा अनाज हो। तो ये सब एक प्लानिंग का पार्ट है, आप समझ रहे हो? सरकार एक पूरी प्लानिंग करके चल रही है कि ठीक है, हम कृषि को ज़्यादा पैसा देंगे, तो कृषि में ज़्यादा अनाज होगा, तो हम ज़्यादा अच्छे से अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ के तहत हम लोगों को चिन्हित कर पाएँगे ताकि भुखमरी और कम होगी, इससे हमारा सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसको हम लागू करेंगे पॉलिसीज़ के माध्यम से। आप समझ सकते हो जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिर आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एडॉप्टेड प्लानिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, पुअर्टी रिमूवल एंड मॉडर्नाइजेशन। इसका मतलब क्या है बच्चे? जब देश आज़ाद हुआ तो इंडिया ने प्लानिंग को अडॉप्ट किया। भाई देखो, जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज तो देश को छोड़ के चले गए। अब हमारे लीडर्स के ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस देश को विकास, इस देश का कैसे किया जाए। तो आप खुद सोचो, जिस देश में सब कुछ गड़बड़ हो, जहाँ गरीबी हो, जहाँ भुखमरी हो, जहाँ बहुत ज़्यादा सामाजिक अन्याय हो, जहाँ लोगों के पास पैसे ना हो, खाने को ना हो, कुछ इलाके बहुत पिछड़े हैं, कुछ इलाके ठीक हैं, कुछ इलाके अगड़े हैं। तो आप खुद सोचो कि सरकार एक प्लानिंग करेगी कि कैसे-कैसे काम को हम आगे करेंगे ताकि सबको बराबर से, सबका अच्छे से विकास किया जा सके। तो इंडिया में प्लानिंग को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे अडॉप्ट किया गया सरकार के द्वारा। मतलब एक ऐसी, आप कहो कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट की तरह सरकार ने इसको अडॉप्ट किया कि ठीक है, हम प्लान बनाते हैं कि जो बहुत पिछड़े इलाके हैं, हम उन्हें कितना पैसा देंगे, जो ठीक-ठाक इलाके हैं, उनका हम विकास कैसे करेंगे, हम गरीबी कैसे हटाएँगे, हम समाज में समानता कैसे लाएँगे, इसके लिए हम प्लानिंग करेंगे। तो आप खुद सोचो, जब इतना सारा काम करने को है, तो सरकार को प्लानिंग करना ही पड़ेगा। जैसे अब आपके सामने जब इतना सारा काम होता है कि मुझे पढ़ना भी है, मुझे एक्सरसाइज़ भी करना है, मुझे अपने नोट्स भी बनाने हैं, जब आपके पास इतना सारा काम होता है, तो आप भी प्लानिंग करके चलते हो ना। इसी तरह सरकार के पास जब इतना सारा काम है, तो वो भी तो प्लानिंग करके चलेगी। ये कह रहा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने प्लानिंग को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया। किस लिए किया? क्योंकि इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, सोशल जस्टिस चाहिए थी, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ चाहिए थी, देश में गरीबी खत्म करना था और देश में विकास लाना था।
सो प्लानिंग इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ डेवलपमेंटल इंटेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो प्लानिंग क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन है किसका? डेवलपमेंटल इंटेंट का थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि प्लानिंग एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सप्रेशन, मतलब प्लानिंग एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है जो सरकार की विकासशील मानसिकता को दिखाता है कि सरकार अब विकास करना चाहती है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। जैसे आज मान लीजिए, अगर आज के देश में डिसाइड होता है कि 400 हाईवे बनने हैं, तो सरकार का ये डेवलपमेंटल इंटेंट है, सरकार की विकासशील सोच है कि हमें 400 हाईवे बनाने हैं। अब इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में सरकार एग्जीक्यूट करेगी। सरकार देखेगी कि सबसे कम हाईवेज़ किस प्रदेश में है। सरकार वहाँ पहले हाईवेज़ बनवाएगी क्योंकि वहाँ हाईवे की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इस हिसाब से सरकार अलग-अलग राज्यों को बाँटेगी, जहाँ सबसे ज़्यादा हाईवेज़ हैं वहाँ पे तो अभी इमीडिएट हाईवे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सरकार उसको लास्ट में बनाएगी। तो सबसे पहले जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब समझ रहे हैं, एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में, एक सीक्वेंस में, एक क्रमबद्ध तरीके से, एक लयबद्ध तरीके से कि कहाँ किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। और सरकार की विकासशील मानसिकता को दिखाता है किससे? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मतलब प्रशासनिक कार्यशैली आप कहिए कि सरकार ने काम किया तो प्रशासन के थ्रू किया, प्रशासनिक मतलब उसको यूज़ करते कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन किया, हमने यहाँ पे ये बनवाया, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये चीज़ें आसान है समझने के लिए, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। इसको आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेंगे। नाउ प्लानिंग कमीशन। Planning Commission was established as an executive extra-constitutional body on 15th March 1950 by a resolution of Government of India। इससे पहले मैं इस इंट्रोडक्शन को समझाऊं, मैं प्लानिंग कमीशन के बारे में बता देता हूँ। बच्चे, जब देश आज़ाद हुआ तो भारत की सरकार ने प्लानिंग कमीशन बनाया। अब आप पूछोगे भैया प्लानिंग कमीशन क्या है? जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार ने कहा एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जो सब कुछ प्लान करे कि कहाँ कितने रोड बनने हैं, कहाँ कितने कॉलेजेस बनने हैं, कहाँ-कहाँ हेल्थ इंस्टीट्यूट बनने हैं, कहाँ-कहाँ हमें अपना साइंटिफिक सेटलमेंट्स बनाने हैं, समझ रहे हो? तो इस सब को प्लान करने के लिए सरकार ने प्लानिंग कमीशन बनाया। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो ना अपना पूरे दिन का, वैसे ही सरकार ने प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन का काम है टाइम टेबल बनाना। क्या पहले किस पे काम करना है, फिर किस पे काम करना है, किस पे कितना पैसा लगना है। ये काम करना था प्लानिंग कमीशन का, मतलब प्लान करना सब कुछ। तो प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश किया गया एज एन एग्जीक्यूटिव और एक्स्ट्रा कॉन्स्टि अब इस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये एग्जाम में कुछ बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल लिखते हैं, कुछ बच्चे लिखते हैं कि इट वाज स्टैच्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बच्चे वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेंशन मिलता है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन देख लो या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने लिख के रखा था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या है? जिसको सरकार एक्ट से पास करती है, मतलब सरकार एक्ट लेके आई कोई कि जैसे फॉर एग्जांपल सरकार ने कोई कमीशन बनाया जो एक्ट से बना है, मतलब कोई एक्ट, सरकार कोई भी एक्स वाई जेड एक्ट लेके आई। मान लीजिए फॉर फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, स्टूडेंट प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट। मान लीजिए सरकार ऐसे कोई एक्ट लेके आती है आज की डेट में पार्लियामेंट में, और उसके लिए एक स्टूडेंट कमीशन बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, तो वो स्टैच्यूटरी बॉडी कहलाएगा। फिर तो ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये क्या है? ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब अतिरिक्त बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इसको कहा जाता है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं प्लेस किया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर प्लेस किया गया। ये एक्स्ट्रा है, ये ऐड ऑन है मान लीजिए। इसको कब बनाया गया? 15 मार्च 1950 को। कैसे बनाया गया? सरकार ने एक रेज़ोल्यूशन पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड अ रेज़ोल्यूशन। इसका नेचर क्या है? देखिए, एक एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी है, मैंने बता दिया। स्टाफ एजेंसी मतलब एक एजेंसी है जहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं। एडवाइज़री बॉडी है, सरकार को एडवाइस करती है कि सर साहब आपको यहाँ पे ये बनवाना है, ये बनवाना है, ये बनवाना है। पॉलिसी फ़ॉर्मुलेशन इंस्टीट्यूट है, पॉलिसी फ़ॉर्मुलेट करती है कि भाई इतने स्कूल्स हमको मान लीजिए उस समय के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो उस समय ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि 1965 से पहले हमको पूरे देश के मान लीजिए एग्ज़ाम्पल लिया जाए, पूरे देश के 15 राज्यों में हमको 400 स्कूल बनाने हैं। तो ये पॉलिसी फ़ॉर्मुलेशन हो गया, कैसे बनाना है, किस पॉलिसी के तहत बनाना है, कितना पैसा एलोकेट करना है, तो सब पॉलिसी फ़ॉर्मुलेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आ गया। रिसोर्स एलोकेशन अथॉरिटी, ठीक है, जो स्कूल बनाएँगे उनको कितना पैसा, एक स्कूल जैसे 400 स्कूल बनाने हैं, तो एक स्कूल को कितना पैसा मिलेगा मेंटेनेंस के लिए पर ईयर, तो कितना रिसोर्स उसको एलोकेट होगा, तो रिसोर्स एलोकेशन का डिसीजन लेने वाली बॉडी थी। सेंटर ऑफ इंडियाज़ प्लान डेवलपमेंट मॉडल, मतलब ये इंडिया का प्लान डेवलपमेंट मॉडल का सेंटर था। अब प्लानिंग कमीशन बच्चे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समझ लीजिए ये पहली ऐसी बॉडी थी जो सरकार ने बनाई थी प्लानिंग के इंटेंशन से,
कि देश में प्लानिंग होनी चाहिए, प्लानिंग के साथ-साथ हमें डेवलपमेंट करना है, मतलब डेवलपमेंट हम तभी कर पाएँगे जब हर चीज़ हमारे पास एक प्लान्ड वे में होगी। भाई जब सरकार को पता होगा कि हमारे पास 400 करोड़ रुपए है मात्र, मान लीजिए सरकार को पता होगा कि हमारे पास 400 करोड़ रुपए है, हमें इसमें 50 रोड बनानी है, हमें 4 स्कूल बनाने हैं, हमें 8 हॉस्पिटल बनाने हैं और हमें 12 मान लीजिए हमें कुछ 12 और चीज़ें बनानी हैं, ठीक है? तो अब इसमें डिसाइड होगा ना कि 50 स्कूल हैं, तो हर स्कूल को कितना पैसा जाएगा, मान लीजिए 50 वो हैं, तो कितना पैसा जाएगा? तो हर स्कूल को कितना जाएगा? फिर 4 हॉस्पिटल है या 8 जो भी है, तो इसमें किस-किस में कितना-कितना पैसा जाएगा? तो ये इसे कहते हैं प्लानिंग। तो जो प्लानिंग कमीशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चे की, ये पहली ऐसी एफर्ट थी जब सरकार ने सोची, देश आज़ाद होने के बाद सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश को विकसित बनाना है, इस देश को थोड़ा विकास की राह में लेके आना है। तो इसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर आपके पास प्लानिंग ही नहीं होगी तो आप जान ही नहीं पाओगे कि आपको क्या काम करना ज़रूरी है। अब लोगों को ज़रूरत है रोड की, लोगों को ज़रूरत है हॉस्पिटल की और आप एयरपोर्ट पे एयरपोर्ट बनाए पड़े हो। तो अगर आपके पास प्लानिंग नहीं होगी तो आप कैसे जान पाओगे कि लोगों को क्या ज़रूरत है और वास्तविकता में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ को बनाने से इस देश का फ़ायदा, इस देश का विकास होगा। तो इसलिए प्लानिंग कमीशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थिंग्स आर ईज़ी और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। इस प्लानिंग कमीशन के अंदर कौन-कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर होते थे चेयरमैन की तरह। देखिए प्राइम मिनिस्टर वैसे भी सबसे बड़े पॉलिटिकल हेड होते हैं देश के, तो वो चेयरमैन तो होंगे ही। डिप्टी चेयरमैन होते थे, फुल टाइम मेंबर होते थे, पार्ट टाइम मेंबर होते थे। फुल टाइम मेंबर बच्चे जैसे जैसे कुछ लोग नहीं होते फुल टाइम मेंबर होते, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, जैसे सीएम ऑफिस में कुछ सीनियर आईएएस जो होते हैं, वो फुल टाइम होते हैं। जैसे वो वहाँ सेक्रेटरी के रैंक पे होते हैं, तो वो फुल टाइम होते हैं। कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर अभी तो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। पर उसको गवर्नमेंट ने स्पेशल डेप्यूटेशन पे बुला लिया कि नहीं, आप कुछ दिन आइए हमारे साथ स्टेट में सीएम ऑफिस में काम करिए, आपकी ज़रूरत है। तो ये पार्ट टाइम मेंबर हो गए। फिर यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, कुछ केंद्र के मंत्री हो गए, मेंबर सेक्रेटरी हो गए। सेक्रेटरी आपको पता ही है, उसमें सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी मान लीजिए प्लानिंग कमीशन में भी कुछ सेक्रेटरी होंगे। वैसे अमूमन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेक्रेटरीज़ होते हैं वो आईएएस होते हैं। फिर एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट हो गए। एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट कैसे? जैसे मान लीजिए अभी कोई इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसी बनानी है। मान लीजिए प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड किया कि इस देश में कुछ हमें इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसी बनानी है। तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, डिप्टी चेयरमैन भी होंगे, फुल टाइम मेंबर भी होंगे। मान लीजिए फुल टाइम मेंबर कोई भी हो गया। कुछ स्पेशलिस्ट मतलब कुछ अच्छे लोग हो गए जो इकोनॉमी को लेके विद्वान हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए। पार्ट टाइम मेंबर्स भी हो गए जिन्हें डेप्यूटेशन में बुलाया गया, ये कोई फॉरेन एक्सपर्ट है या कोई बहुत अच्छा स्कॉलर है। कुछ यूनियन के मिनिस्टर्स हो गए, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये सब हो गए। सेक्रेटरी मेंबर्स हो गए जिन्होंने नीचे अपने आदेश देना है कि ऐसे-ऐसे चीज़ें होंगी। और कुछ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट हो गए। स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट का मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हो गया देश का। अब इकोनॉमी में पॉलिसी बन रही है, तो कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्र का विद्वान होगा, जैसे अपने देश में मनमोहन सिंह थे। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह, आपको पता होगा, ही वाज़ अ वेरी बिग इकोनॉमिस्ट एंड वो बहुत स्पेशल थे, मतलब उनका स्पेशलाइज़ेशन था इकोनॉमिक्स के फील्ड में। तो वो स्पेशलिस्ट हो गए, तो उनका भी होना, इस तरह की स्पेशलिस्ट का होना भी ज़रूरी है ताकि एक्यूरेट चीज़ें पता चल सके कि नहीं, अगर इसको लागू किया जाएगा। मान लीजिए इकोनॉमी के डेवलपमेंट में सरकार ने कहा कि ठीक है, हमें इकोनॉमी को डेवलप करना है, तो एक काम करते हैं, हम इतना-इतना पैसा इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। मान लो कि हम 50 करोड़ एग्रीकल्चर में डालेंगे, हम 20 करोड़ इंडस्ट्री में डालेंगे और हम 10 करोड़ सर्विस में डालेंगे। तो भाई अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो वो बताएगा ना कि अगर आप 50 करोड़ सिर्फ एग्रीकल्चर में लगा देंगे तो आप घाटे में आ जाएँगे। इसलिए एक काम करिए, 25 एग्रीकल्चर पे लगाइए, 25 इंडस्ट्री पे लगाइए और बचा-खुचा सर्विस पे लगाइए। तो एक स्पेशलिस्ट के होने का क्या फ़ायदा होता है? जब कोई आदमी विद्वान होता है किसी फ़ील्ड का ना, तो वो ज़्यादा जान पाता है कि इसके रिलेटिव आउटकम क्या हो सकते हैं। अगर सरकार ऐसा फ़ैसला ले लेगी तो इसका आउटकम क्या होगा? सो ये था कंपोज़िशन ऑफ प्लानिंग कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ना होता है फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन, की प्लानिंग कमीशन का काम क्या-क्या था। पहला था असेसमेंट ऑफ रिसोर्स, असेसमेंट ऑफ मटेरियल, कैपिटल, ह्यूमन, नेचुरल रिसोर्स ऑफ द कंट्री। असेसमेंट का मतलब क्या था? असेसमेंट का मतलब आप बच्चे समझो गणना करना या हिसाब लगाना कि हमारे पास कितना मटेरियल है। फॉर एग्जांपल सरकार को अगर ब्रिज बनाना है, तो प्लानिंग कमीशन ये देखेगा कि क्या 400 ब्रिज बनाने के लिए जितना स्टील लगेगा, क्या उतना भी देश में है? तो मटेरियल को असेस करना कि नहीं, तो बताएगा सरकार को कि नहीं सर, 400 के लिए नहीं है, लेकिन 350 ब्रिज के लिए इतना स्टील अभी हमारे पास इस साल है, लेकिन अगले साल हमारे पास और स्टील हो जाएगा।
कैपिटल, क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम 400 बना सके? तो कहेगा कि सर पैसा तो है, लेकिन अभी हमारे पास मटेरियल नहीं है। मतलब समझ रहे हैं? इन सब चीज़ों का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। तो वो बताएगा कि 400 ब्रिज बनाने के लिए क्या हमारे पास पैसा है? तो वो बताएगा कि हाँ सर, हमारे पास 400 ब्रिज बनाने के लिए पैसा है। फिर आता है ह्यूमन, क्या हमारे पास इतना लेबर है? हमारे पास इतना लेबर है, हमारे पास इतना इंजीनियर है, जो इस 400 ब्रिज के लिए का भाई 400 ब्रिज का अगर काम आप एक साथ लगाओगे, तो उतने तो लेबर भी लगेंगे, उतने इंजीनियर भी लगेंगे। तो क्या आपके पास उतना ह्यूमन रिसोर्स है? ठीक है। क्या उतना आपके पास नेचुरल रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स मतलब जैसे आप जब ब्रिज अपना बनाओगे, तो आपको नेचुरल रिसोर्सेज़ भी कुछ-कुछ लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसको ब्रिज के एस्पेक्ट में ना देखा जाए, तो नेचुरल रिसोर्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए लैंड ही इंपॉर्टेंट, लैंड भी तो एक नेचुरल रिसोर्स ही है। तो जहाँ पे आप ब्रिज बनाओगे, वहाँ क्या लैंड है इतनी कि भाई आपको बनाने तो 400 ब्रिज है, वहाँ ज़मीन ही नहीं, तो ब्रिज कहाँ बनाओगे आप? तो ये चीज़ें हैं बच्चे, असेसमेंट ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब होता है कि रिसोर्स का हिसाब लगाना कि क्या हमारे पास उतना सामान है, क्या हमारे पास उतना पैसा है, क्या हमारे पास उतना लेबर है, क्या हमारे पास उतना नेचुरल रिसोर्स है, क्या हमारे पास उतनी ज़मीन है जितनी लगेगी सामान को लोड करने में, अनलोड करने में, ब्रिज को बनाने में, समझ रहे हैं? तो इसे कहते हैं असेसमेंट ऑफ रिसोर्स। फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स। प्रिपेयर्ड 5 ईयर प्लान, एनुअल प्लान एंड सेक्टोरल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो क्या करता था कि 5 ईयर प्लान बनाता था। प्लानिंग कमीशन क्या करता था? 5 ईयर प्लान बनाता था कि मतलब 5 साल में हमको इतनी सारी चीजें अचीव करनी। जैसे हमें 400 ब्रिज बनाने हैं, हमें 100 स्कूल बनाने हैं, हमें 50 हेल्थ सेंटर बनाने हैं, हमें 4 एयरपोर्ट बनाने हैं, हमें 2 रेलवे स्टेशन को रिनोवेट करना है। तो इस तरह से 5 साल में हमको करना, ये हमारे 5 साल के गोल है। तो इसे कहते थे 5 ईयर प्लान। फिर कुछ एनुअल प्लान थे। एनुअल प्लान मतलब कि हमें अगले साल तक 100 बाथरूम बनाने हैं, मतलब 100 पब्लिक टॉयलेट, जैसे पिंक टॉयलेट होता है। हमें 100 सरकारी बसें रोडवेज चलवानी है। तो ये एनुअल प्लान हो गए, इसे हमें 1 साल के अंदर करना है। और कुछ सेक्टोरल डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी कि एग्रीकल्चर के अंदर हमें इतनी सब्सिडी देनी है, हमें इतना एमएसपी देना है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एक सेक्टर के अंदर कितना विकास करना है, इसे कहते हैं सेक्टोरल डेवलपमेंट। तो 3 टाइप के प्लान बनाता था। एक 5 साल के बनाता था जो बहुत बड़े प्लान होते थे, कुछ 1 साल के बनाता था जो छोटे प्लान्स होते थे, और फिर कुछ सेक्टर वाइज़ बनाता था। जैसे एग्रीकल्चर का कुछ हो गया, इंडस्ट्रीज़ का कुछ हो गया, सर्विस का कुछ हो गया, इस तरह। Then setting developmental priorities. Determined priorities in agriculture, industry, education, health and other sectors. तो प्रायोरिटी सेट करता था। जैसे एग्रीकल्चर में अभी क्या ज़रूरी है? अभी सब्सिडी ज़रूरी है कि एमएसपी ज़रूरी है? इंडस्ट्री में क्या ज़रूरी है? इंडस्ट्री में अभी हमें क्या कैपिटल इंटेंसिव काम करना चाहिए? मतलब क्या हमें मशीनों पे डिपेंड होना चाहिए कि हमें ह्यूमन इंटेंसिव रहना चाहिए? एजुकेशन में अभी कॉलेजेस ज़्यादा ज़रूरी हैं कि स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है? हेल्थ में अभी पब्लिक हेल्थ केयर ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर ज़्यादा ज़रूरी है या हमें एक्सपर्ट हॉस्पिटल चाहिए? तो इस तरह की प्रायोरिटीज़ सेट करता था। अब जैसे मैं प्लानिंग कमीशन के ही एंड से एग्ज़ाम्पल लूँ, तो आप एग्रीकल्चर को देखो कि शुरू में हमें एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता था। हम अपने फार्मर्स को सपोर्ट करते थे, एमएसपी पहले हम बहुत अच्छी देते थे, है ना? तो शुरू में एग्रीकल्चर हमारी प्रायोरिटीज़ में क्या था कि हम एमएसपी दें, अपने फार्मर्स को प्रमोट करें कि आप और उगाओ। इंडस्ट्री में क्या था, हम पहले ह्यूमन इंटेंसिव बहुत थे। हम बहुत मशीनों पे टिल्टेड नहीं थे, हम ह्यूमन्स की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एजुकेशन का क्या था कि हम बेसिक स्कूल तो बनाते थे, साथ में हम अच्छे कॉलेजेस भी डेवलप कर रहे थे। आप देखो ना आईआईटी सब उसी समय की बनी हुई हैं। हेल्थ में क्या था, हम प प्राइमरी हेल्थ केयर तो बना ही रहे थे जो नॉर्मल सरकारी संस्थान थे, प्लस हम कुछ एक्सपर्ट संस्थान भी बना रहे थे। जैसे एम्स बन रहा था उसी समय, एम्स दिल्ली उसी समय बनाया गया था जो फर्स्ट एम्स था। तो समझ रहे हैं? इस तरह की डेवलपमेंटल प्रायोरिटी सेट की जाती है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और जिस चीज़ में हमें काम कर रहे हैं जैसे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में पहले क्या ज़रूरी है, बाद में क्या करना है। मतलब फर्स्ट, सेकंड 1, 2, 1, 2, 1, 2 करके प्रायोरिटीज़ सेट करना। फिर था एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, पैसा एलोकेट करना, एलोकेटेड फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट रिसोर्स अमंग सेक्टर एंड स्टेट। तो मतलब जैसे मान लीजिए 400 है, तो अब इसमें कुल लगना है 1000 करोड़। मान लीजिए ये 5 साल का प्लान है, इसमें कुल 1000 करोड़ लगना है। ये 1000 करोड़, ये जो टोटल प्लान है, ये 5 स्टेट्स को मिला के बना है, तो ये 1000 करोड़ 5 स्टेट्स में स्प्लिट हो जाएगा, तो ये स्टेट्स के पास पैसा पहुँच जाएगा, ठीक है? ये 1 साल का प्लान है, इसमें लगना है 100 करोड़ रुपए, तो ये 100 करोड़ रुपए
10 स्टेट्स में लगाना है तो 10-10 करोड़ 10 स्टेट्स को मिल जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि पैसे को बाँटता था कि आप इतना पैसा ले लो, आप इतना पैसा ले लो, आप इतना पैसा ले लो, आप इतना पैसा ले लो। सेक्टर्स में पैसे को बाँटता था कि एग्रीकल्चर में इतना पैसा चाहिए, डिफेंस में इतना पैसा चाहिए, सर्विस में इतना पैसा चाहिए, आईटी में इतना पैसा चाहिए। तो सेक्टर के बीच भी पैसा बाँटता था, स्टेट्स के बीच भी पैसा बाँटता था और टोटल पैसा भी बाँटता था कि जैसे ब्रिज के 400 ब्रिज के लिए हमें 50 करोड़ पर ब्रिज के हिसाब से हमें कितना चाहिए, हमें 100 स्कूल के हिसाब से कितना चाहिए, समझ रहे हैं? एंड देन बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट मतलब जो रीजन है उसका बैलेंस डेवलपमेंट इंश्योर करता था। मतलब कि जैसे पूरा मान लीजिए यूपी है, तो पूरे यूपी का बैलेंस डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि नॉर्थ यूपी एकदम आसमान छू ले और वेस्ट यूपी एकदम जंगल हो जाए। ऐसा नहीं, बराबर विकास होना चाहिए। वेस्ट यूपी का भी उतना डेवलपमेंट हो, नॉर्थ यूपी का भी उतना डेवलपमेंट हो। और जब आप इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसको देखिए कि नॉर्थ इंडिया का भी उतना ही डेवलपमेंट हो, साउथ इंडिया का भी उतना ही हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी उतना ही हो, सबका उतना ही डेवलपमेंट हो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको क्लियर करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्रमोट करता है कि देश की नेशनल इनकम बढ़े, देश की प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़े, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आर्थिक विकास हो। ये तो आप जान ही रहे हैं कि देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी, देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो देश की जो इकोनॉमी है वो और आगे जाएगी और आगे बढ़ेगी। आज की डेट में आप सुनते हैं ना कि प्रधानमंत्री कहते हैं वोकल फॉर लोकल। हमारे जो आज के प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, वो वोकल फॉर लोकल कहते हैं। वो एमएसएमई को प्रमोट करते हैं, मीडियम एंड स्मॉल स्केल बिजनेस जो है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी नेशनल इनकम बढ़े, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, मतलब हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। तो यही प्लानिंग कमीशन उस टाइम करता था। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। प्रमोटेड वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन। तो उस समय प्लानिंग कमीशन ने वेलफेयर और अपलिफ्टमेंट इंश्योर किया वीकर सेक्शंस का। कैसे किया? कुछ पॉलिसी में पैसे वो करके, जैसे मान लीजिए कि यही मैं कहता हूँ कि सब गरीबों को अनाज फ्री में मिलना चाहिए। तो इस फ्री के अनाज के लिए उसने एग्रीकल्चर सेक्टर में हैवी मनी इन्वेस्ट की। मतलब ऐसी प्लानिंग की जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि सोशल जस्टिस और वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए कि फ्रेम्ड पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉलिसी रिडक्शन। ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और गरीबी जो है वो कम हो। जैसे सर्विस सेक्टर में जब ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा सर्विस जनरेट होगी, जब ज़्यादा सर्विस होगी तो लोगों के पास ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के चांस रहेंगे, तो लोगों की नौकरी आसानी से लग जाएगी, देश में गरीबी घटेगी। जैसे ज़्यादातर लोगों को हम खाना देंगे तो देश में गरीबी घटेगी, देश में पॉवर्टी कम होगी, ज़्यादातर लोग अगर नौकरी में होंगे तो उन्हें सपोर्ट मिलेगा, समझ रहे हैं? तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा लोगों को, पॉवर्टी भी देश से खत्म होगी। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कि भाई राज्य और सेंटर जब साथ में काम करेंगे कोऑर्डिनेट करके, जब यूपी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल के काम करेंगे तब तो विकास होगा। सो फैसिलिटेटेड कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के बीच में इसने कोऑर्डिनेशन बनाने का काम किया। फिर आता है एडवाइजरी रोल। एडवाइज्ड गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल पॉलिसीज। गवर्नमेंट को एडवाइस करता था कि सर एक काम करिए, यहाँ इतना करोड़ रुपए लगाइए, आप पहले इस सेक्टर को डेवलप करिए ताकि इससे ये फ़ायदा होगा, इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, इससे एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगा, इससे गरीबी कम होगी। सेकंड नंबर पे आप इस पे काम करिए, रोड्स पे काम करिए, समझ रहे हैं? तो डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ को सेट करना, गवर्नमेंट को एडवाइस करना कि सर आपको ये करना चाहिए, फिर आपको ये करना चाहिए ताकि देश में एक ऑर्गनाइज्ड वे में डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। इनकरेज क्रिएशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन। मतलब उसने कहा कि ऐसे इंस्टीट्यूट को डेवलप करो जो देश में कंट्रीब्यूट करें, स्ट्रेंथ बने देश की। जैसे आईआईटी हो गया, जैसे एम्स हो गया, ये सब क्या है? ऐसे इंस्टीट्यूट ही है, डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है। ऐसे इसरो हो गया, ये सारे डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन है। तो क्या किया? ऐसा प्रमोट किया कि सरकार को इसरो बनाना चाहिए, सरकार को अच्छे इंजीनियर्स के लिए आईआईटी बनाना चाहिए, सरकार को एम्स जैसे इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए ताकि लोगों को अच्छा इलाज मिल सके, है ना? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसको मैं क्लियर करता हूँ, इसको आप अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग कमीशन। भाई इसको क्रिटिसिज्म क्या था? इसका मतलब इसमें खामियाँ क्या-क्या थी? इसमें गलतियाँ क्या-क्या थी? सेंट्रलाइज़ेशन ऑफ पावर। भाई हर चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि स्टेट में कितने स्कूल बनेंगे, कितने हॉस्पिटल बनेंगे, कितनी रोड्स बनेगी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर सब सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि प्लानिंग कमीशन सेंटर बॉडी थी। मतलब सेंटर के लिए सेंटर इस पे अपना होल्ड रखता था, ये सेंटर के लेवल से काम करती थी। तो ये ऊपर से सारे ऑर्डर्स नीचे देती थी, स्टेट का कोई
इंडिपेंडेंट विल नहीं था। स्टेट नहीं डिसाइड करता था कि हमारे यहाँ सर 400 रोड की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ 40 रोड की ज़रूरत है। ये सेंटर ऊपर से डिसाइड करता था कि आपके यहाँ क्या ज़रूरत है। वीक फेडरल स्पिरिट मतलब स्टेट्स का कम से था। अगर मान लीजिए स्टेट कहे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि सर हमारे यहाँ हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत है, उस समय हॉस्पिटल की हमारे पास ज़्यादा ज़रूरत है, हमें रोड की कम ज़रूरत है। तो उस समय स्टेट को कंसीडर नहीं किया जाता था। उस समय जो सेंटर ने कह दिया वही होगा। अगर सेंटर ने कहा है कि इस बार 10 ही हॉस्पिटल बनेंगे तो 10 ही हॉस्पिटल बनेंगे और रोड अगर 400 बनेगी तो 400 ही बनेगी। तो मतलब फेडरल स्पिरिट की कमी थी, स्टेट्स का रोल कम था, स्टेट्स अपनी बात नहीं रख पाते थे। टॉप डाउन प्लानिंग अप्रोच, टॉप डाउन मतलब कि सेंटर से ऑर्डर आ गया नीचे को, अब वो स्टेट में लागू होना है। अब इससे मतलब नहीं कि स्टेट की ज़रूरत क्या है, स्टेट को कोई नहीं देखेगा कि स्टेट में क्या वाक़ई हॉस्पिटल की ज़रूरत उतनी है जितनी हमने एलोकेट कर दिया है, या और ज़रूरत है, या कम ज़रूरत है, या स्टेट में रोड्स की ज़्यादा ज़रूरत है, हमने रोड्स कम दे दिए हैं स्टेट को, ऐसा नहीं था। तो टॉप से डाउन की प्लानिंग होती थी, मतलब ऊपर से फैसले लिए जाते थे, उन फैसलों को नीचे लागू किया जाता था। इससे मतलब नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है। ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटीज़ मतलब कि ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स आती थी कि पॉलिस जैसे ऊपर सेंटर से कोई पॉलिसी चली, फिर उसको स्टेट में लागू करने के लिए वो अलग-अलग आईएएस के पास गई। फिर आईएएस ने कहा कि नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, इतना ये इस एक्सटेंट पे लागू नहीं हो सकता, ये हो सकता है। समझ रहे हैं मतलब जो ब्यूरोक्रेटिक रिजिडिटीज़ होती है, जो प्रशासनिक समस्याएँ होती हैं, जैसे आपने सुना नहीं होगा कि अरे प्रशासन का काम बड़ा फसाऊ वाला होता है, किसी काम को उलझा देते हैं, बड़ा फँसा देते हैं, बड़ी समस्या उसमें 50 ठो प्रॉब्लम बता देंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये फाइल कम है, ये ज़मीन के कागज़ात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। समझ रहे हैं? तो ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स बहुत था क्योंकि ऊपर से आता था, खूब पैसा आता था, तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स निकल के आती थी कि नहीं सर यहाँ पे ये नहीं लग सकता, यहाँ पे वो नहीं लग सकता, पैसा कम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये लॉ के अगेंस्ट है, ये है, वो है, इतने सारे लोगों को हम डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स सामने निकल के आती थी। लैक ऑफ इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब स्टेट्स की सुनता ही नहीं था सेंटर, तो इनोवेशन कहाँ से होगा? इनोवेशन नहीं था। जो प्लानिंग कमीशन ने डिसाइड कर लिया कि ये बनेगा, यही बनेगा। मान लीजिए अगर कोई स्टेट ने प्लान दिया है कि सर हमारे पास इतनी सारी लैंड है, आप रिंग रोड बना दीजिए ना। लेकिन प्लानिंग कमीशन ने कहा नहीं हाईवे बनेगा तो हाईवे ही बनेगा। ये सब इनोवेशन करने की ज़रूरत नहीं कि रिंग रोड बना दें। फ्लेक्सिबिलिटी की कमी थी। मतलब रिजिड बहुत ज़्यादा था। भाई रिजिड होगा ही जब सेंटर ने कुछ चीज़ पास की है, स्टेट की वो सुन नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन फ्लेक्सिबल है, स्टेट ने कहा कि सर आप रिंग रोड बना दीजिए, हाईवे की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप फ्लेक्सिबल तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है तुम ये भी तो सही कह रहे हो, ये सस्ता बल्कि पड़ेगा, 10 ही करोड़ सस्ता पड़ेगा, ये सस्ता पड़ेगा, तो चलो रिंग रोड बना देते हैं। पर फ्लेक्सिबल नहीं था। नहीं हम हाईवे ही बनाएँगे भले 10 करोड़ महँगा पड़े, ऑल्दो ज़्यादा यूसेज भले रिंग रोड की हो। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो इनोवेशन बहुत ज़्यादा नहीं था, फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा नहीं था। अब आता है कि क्यों प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन के बाद नीति आयोग बच्चे भी 2015 में आया, आगे भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो प्लानिंग कमीशन को क्यों हटा दिया गया? आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म आए, देश में लिबरलाइज़ेशन, प्राइवेटाइज़ेशन, ग्लोबलाइज़ेशन आया। एलपीजी रिफॉर्म्स 1991 आपको पता होगा। ये आया, देश की इकोनॉमी खुली, बाहर की कंपनियाँ आना शुरू की, तो देश का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था वो बदल गया। पहले हम अपना काम अपने तक ही रखते थे, मतलब पहले हम एक क्लोज़्ड इकोनॉमी आई वोंट से, लेकिन पहले हम बहुत लिमिटेड इकोनॉमी थे। पहले हम बहुत दुनिया से इंटरैक्ट नहीं करते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है। फिर जब ग्लोबलाइज़ेशन आया तो पूरी दुनिया खुल गई। पूरी दुनिया एक-दूसरे से इंटरैक्ट करने लगी। तो भाई हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगे, हमारे यहाँ फॉरेन प्रोडक्ट्स आने लगे, है ना? हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट होने लगा। तो हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था वो बदल गया था। लेकिन प्लानिंग कमीशन तो रिजिड था, तो वो रिजिडिटी अपनी नहीं छोड़ पा रहा था। तो वो उसका एडजस्ट करना मुश्किल हो गया। जैसे आज की डेट में बताऊँ, एक बहुत ही फ़नी सा, एक बहुत ही सिंपल सा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके पापा हैं, ठीक है? अब पापा के टाइम पे फ़ैशन था किसका? बेल बॉटम की जीन्स का, था? बहुत अच्छी बात है। आज की डेट में आप फटी हुई जीन्स पहन के घूम रहे हो, ठीक है? अब आपके टाइम पे इसका फ़ैशन है। तो पापा क्या है, पापा एडजस्ट नहीं कर पाएँगे आपकी फटी हुई जीन्स के साथ। वो आपके नॉर्मल जीन्स के साथ एडजस्ट कर लेंगे, आपके बेल बॉटम जीन्स के साथ एडजस्ट कर लेंगे, फॉर बॉयज़। पर आपकी फटी हुई जीन्स के साथ एक्सेप्ट नहीं। आप कहोगे नहीं पापा ये तो ऐसी वाली जीन्स की नई डिज़ाइन अभी मार्केट में आई है। वो हो सकता है उतने अच्छे से उस चीज़ को ना समझें। वो कहें कि ये क्या तुम खरीद लिए हो इतनी महँगी जीन्स? इसका कोई मतलब नहीं था। इससे अच्छा तुम एक नॉर्मल सी जीन्स खरीद लेते, इट वुड हैव बीन लुक मच गुड। क्योंकि वो बहुत रिजिड हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से बहुत रिजिड हो चुके हैं। वो इतने फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो इस चीज़ को मतलब एब्ज़ॉर्ब कर लें, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि नहीं ठीक है। वो इतना इनोवेशन ड्रिवन नहीं है।
वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है कि इतना इनोवेटिव नहीं है वो कि वो कल को नई जीन्स आती जा रही मार्केट में, कुछ मान लीजिए कोई जीन्स आ गई जिसमें से यहाँ तक चेन लगी हुई है, तब भी वो रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, आप समझ रहे हैं? तो इसी तरह प्लानिंग कमीशन इतना प्रिपेयर नहीं था। एलपीजी आ गया, इकोनॉमी खुल गई, पर प्लानिंग कमीशन वैसे ही रिजिड प्लानिंग करता था। तो प्लानिंग कमीशन इस चेंज के लिए रेडी नहीं था जो चेंज हो गया। तो प्लानिंग कमीशन तब इर्रेलेवेंट होने लगा। भाई जब आप उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे तो आप इर्रेलेवेंट हो जाओगे। लोग कहते नहीं कि समय के साथ-साथ समय के जो बदलाव हो रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो उस समय के लिए इर्रेलेवेंट हो जाओगे। स्टेट डिमांड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी। भाई अब स्टेट को कब तक बाँधोगे? स्टेट्स कहे कि नहीं यार सर हमें भी कुछ मुद्दे पे हमारे खुद के फैसले लेने दीजिए। हमारी भी तो राय लीजिए कि हमारे प्रदेश में ज़रूरत किस चीज़ की है। आप अपने से ही ठोके पड़े हैं जो आपको समझ में आ रहा है। नीड फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इंक्रीज्ड। ऐसी नीड आ गई कि भाई सारे स्टेट आपस में कोलैबोरेट करें, सारे स्टेट आपस में बात करें, सेंटर से बात करें ताकि एक अच्छा विकास इंश्योर किया जा सके। रिक्वायरमेंट फॉर इनोवेशन पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी। इनोवेशन की ज़रूरत आने लगी कि नहीं भाई जहाँ रिंग रोड की ज़रूरत है वहाँ रिंग रोड बनाओ, जहाँ हाईवे की ज़रूरत है वहाँ हाईवे बनाओ, जहाँ 6 की है जहाँ जहाँ 6 लेन की है वहाँ 6 लेन बनाओ, जहाँ 8 लेन की है वहाँ 8 लेन बनाओ। तो इनोवेशन की भी बात होने लगी भाई नई-नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आओ, पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ। कि पॉलिसी फ्लेक्सिबल हो कि ठीक है भाई, मान लो 30 करोड़ रुपए कम पड़ रहा है किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, तो सरकार बाद में और फंड करेगी। समझ रहे हैं? मतलब पॉलिसी की फ्लेक्सिबिलिटी हो, पॉलिसी को लागू किया जा सके आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंटल चैलेंज बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक। मतलब डेवलपमेंट के जो चैलेंज थे वो और कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होते चले गए। मतलब पहले तो आप अपने तक ही रह के विकास कर रहे थे जब तक एलपीजी नहीं आया था। जब तक आप दुनिया को नहीं देखे थे, तब तक तो आप अपने हिसाब से विकास कर रहे थे। लेकिन अब जब दुनिया आपको देखने लगी, आप दुनिया से जब आपका इंटरेक्शन बढ़ गया, तो आपको जो डेवलपमेंट के चैलेंज थे, वो और कॉम्प्लेक्स और डायनामिक बन गए। मतलब अब आपको रोड भी बनाना है, प्लस आपको टेक्नोलॉजी में भी और स्पीड से ग्रोथ करना है। इस स्पीड से ग्रोथ करना है कि आप वर्ल्ड को मैच कर सको। समझ रहे हो? तो डेवलपमेंट के जो चैलेंज थे, वो और कॉम्प्लेक्स हो गए और डायनामिक हो गए। अब आपको उन क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट करना है, जहाँ पे आपने कभी नहीं सोचा था। जैसे डिफेंस। उस समय डिफेंस इतना बड़ा प्रायोरिटी नहीं था, लेकिन जब आपने वर्ल्ड को देखा कि वर्ल्ड में डिफेंस की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको डिफेंस सेक्टर भी अपना मजबूत करना है। समझ रहे हैं? मतलब जो डेवलपमेंट के चैलेंजेस थे, वो और कॉम्प्लेक्स हो गए, वो और डायनामिक हो गए क्योंकि आप दुनिया से इंटरैक्ट किए, आपने दुनिया देख ली, जैसे कहते नहीं कि दुनिया देख ली तो दिमाग खुल गया। वैसी वाली बात है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब यूपीएससी का पेपर दोगे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर दोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स हैं या चीज़ें कितनी डायनामिक हैं, आपको क्या-क्या और करना है। तो प्लानिंग कमीशन इतना फ्लेक्सिबल नहीं था, तो वो ये सब चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था। और डेवलपमेंट के जो चैलेंज थे, वो बढ़ते जा रहे थे, वो कॉम्प्लेक्स हो रहे थे, डायनामिक हो रहे थे, इनोवेशन माँग रहा था भाई देश। सारे राज्य जो थे, वो भी चाहते थे कि उनका भी रोल होना चाहिए डेवलपमेंट में, उनकी भी कुछ मतलब उनकी भी बात सुनी जाए, उनके भी पॉइंट्स को कंसिडर किया जाए। एलपीजी आ गया, देश की इकोनॉमी फ्लेक्सिबल हो गई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगे, विदेश की कंपनियाँ देश में पैसे लगाने लगी। आप समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें चलने लगी। तो ये जो रिजिड स्ट्रक्चर था प्लानिंग कमीशन का, ये फेल होने लगा यहाँ पे। फिर क्या हुआ? इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको हम अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। फिर आता है बच्चे नीति आयोग। सो प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से 1 जनवरी 2015 को प्रेज़ेंट गवर्नमेंट ने रिप्लेस कर दिया। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नीति का मतलब क्या है बच्चे? स्ट्रैटेजी। आपको पता होगा ना, नीति मतलब स्ट्रैटेजी होता है। तो जैसे हम कहते नहीं है कि बच्चे तुम्हारी नीति क्या है आगे को 2-3 साल को लेके, या तुम्हारी यूपीएससी को लेके नीति क्या है, व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी टू फॉर द एग्जाम। तो इसी तरह नीति आयोग केंद्र सरकार लेके आई 1 जनवरी 2015 में। अब नीति आयोग का फीचर क्या था? ये पॉलिसी थिंक टैंक था। ये पॉलिसीज़ के बारे में सोचता था कि ऐसी पॉलिसीज़ लाई जा सकती है जिससे गरीबी कम हो, ऐसी पॉलिसी लाई जा सकती है जिससे राशन फ्री में बँटे, ऐसी पॉलिसी लाई जा सकती है जिससे गरीबों को फ्री शेल्टर मिले। तो गरीबी कम हो में हमने फूड सिक्योरिटी देख लिया। राशन फ्री में बँटे जिसमें हमने अन्न योजना जितनी है, अन्नदाता योजना या जितनी भी अन्न से रिलेटेड योजनाएँ हैं, अन्नदाता योजना तो फार्मर्स के लिए है, जितनी भी फ्री खाने से रिलेटेड योजनाएँ हैं, शेल्टर में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये पॉलिसी सोचने लगा, नीति आयोग सोचने लगा कि पॉलिसी क्या-क्या हो सकती है। ये भी एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी थी, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और ना ही ये स्टैच्यूटरी बॉडी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, मतलब ना तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही इसका स्टैच्यूटरी, ना ये किसी एक्ट से गवर्नमेंट ने बनाया है। क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
पर्पस ऑफ नीति आयोग का पर्पस क्या था? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब जितने स्टेट्स हैं सब आपस में इंटरैक्ट करें, यूपी, एमपी सारे आपस में इंटरैक्ट करें, इंटरैक्ट करके सेंटर से इंटरैक्ट करें और सबके इंटरैक्शन से डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सके। इनकरेज पॉलिसी इनोवेशन, पॉलिसी में इनोवेशन इनकरेज करने लगा कि ठीक है भाई, जैसे हर साल पॉलिसी में कुछ-कुछ चीज़ें चेंज होंगी, नई-नई पॉलिसी आएँगी, देश की जो प्रेज़ेंट हालात हैं, जो प्रेज़ेंट समस्याएँ हैं, उनको देखते हुए पॉलिसी बदली जाएँगी। ये नहीं कि हम केवल रोड ही रोड, रोड ही रोड, रोड ही रोड बनाए पड़े हैं। अब भाई रोड बन गई पर्याप्त, अब देश में हेल्थ की ज़रूरत है तो अब हम हेल्थ पे काम करेंगे। अब हेल्थ हो गया तो अब देश में हंगर में ज़रूरत है तो अब हम खाने से रिलेटेड काम करेंगे। हंगर हो गया, अब देश में एजुकेशन की ज़रूरत है तो हम एजुकेशन से रिलेटेड काम करेंगे। मतलब समझ रहे हैं, पॉलिसी को इनोवेशन होता जा रहा है, पॉलिसी बदलती जा रही है। प्रमोट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग प्रमोट करने लगा कि नहीं भाई, हर चीज़ को स्ट्रैटेजिकली सोचना है कि ये चीज़ें कैसे अचीवेबल हैं, इसमें कितना पैसा लगेगा, इसे कैसे अचीव करना है। एंश्योर पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी बेटा यही है कि यूपी, एमपी, सेंटर सब साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। एनकरेज बॉटम अप प्लानिंग, देखिए बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉटम अप प्लानिंग। बॉटम अप प्लानिंग क्या है कि ये यूपी और एमपी बताएँगे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। यूपी, एमपी डिसाइड करेंगे और ऊपर सरकार को बताएँगे, केंद्र सरकार को कि सर अभी हमारे यहाँ 4 एम्स की ज़रूरत है। एमपी बोलेगा सर अभी हमारे यहाँ 2 इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़रूरत है। ये अब स्टेट्स बताएँगे सेंटर को, मतलब अब नीचे से ऊपर को फ्लो होगा। नीचे से डिमांड स्टेट रेज़ करेंगे कि सर अभी हमारे पास 4 हॉस्पिटल की हमें और ज़रूरत है। तब केंद्र सरकार की 4 हॉस्पिटलों का बजट आएगा, वो हॉस्पिटल बनेंगे, सब कुछ होगा। समझ रहे हैं? पहले क्या होता था कि पहले केंद्र सरकार प्लानिंग कमीशन के टाइम पे पहले केंद्र सरकार डिसाइड करती थी। आपको ज़रूरत है या नहीं, इससे केंद्र सरकार को मतलब नहीं है। अगर केंद्र सरकार के डेटा के हिसाब से आपको 4 हॉस्पिटल बनने हैं तो वही बनेंगे। 4 से 5 नहीं बनेंगे। पर अब स्टेट की सुनी जाने लगी कि स्टेट को वाक़ई में क्या ज़रूरत है, राज्य को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो स्टेट खुद बताएँगे कि सर हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। अभी हमारे पास रोड है सर अच्छी है, हमारे पास हाइवेज़ है, अभी पर्याप्त है। सर अभी हमें अगर हमें हॉस्पिटल मिल जाते, सर अभी हमें एक आध नेशनल इंस्टीट्यूट मिल जाते, जैसे हमें एक आध आईआईटी मिल जाते। तब इस तरह की चीज़ें आप समझ रहे हैं? सो नीति आयोग मार्क्स द शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग। तो नीति आयोग ने क्या चीज़ बदलाव की? सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से बदल के कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग तरफ हमें लेके आया नीति आयोग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब कि सेंटर ऑर्डर दे देगा, वो सबके ऊपर लागू हो जाएगा, ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है। और कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग क्या है कि सब आपस में इंटरैक्ट करेंगे, सेंटर और सारे स्टेट, और तब पॉलिसी बनाएँगे। तो नीति आयोग ने वो बदलाव लेके आया, नीति आयोग कि सेंटर से हट के, केवल सेंटर की चलेगी, इससे हट के अब सब लोग साथ में कोलैबोरेट करेंगे और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेंगे। ये था पर्पस नीति आयोग का, और ये नीति आयोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस, जिस पर्पस को नीति आयोग सैटिस्फाई किया। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ नीति आयोग में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे, बच्चे प्राइम मिनिस्टर इसलिए होंगे क्योंकि सबसे बड़े पॉलिटिकल हेड है देश के। फिर गवर्निंग काउंसिल होती है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स होते हैं प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरी के। फिर आती है रीजनल काउंसिल, क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक रीजनल इशू। रीजनल काउंसिल जो किसी रीजनल इशू के लिए बनी हुई है। रीजनल इशू जैसे मान लीजिए कि साउथ इंडिया में इरिगेशन सिस्टम बहुत पुअर है, तो वहाँ की जो एग्रीकल्चरल काउंसिल होगी, इस तरह की स्पेसिफिक काउंसिल्स। इसको रुक जाइए, क्लियर कर देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। वाइस चेयरपर्सन होते हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। मेंबर्स आपको पता है, फुल टाइम मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। इसको क्लियर करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फंक्शंस ऑफ नीति आयोग बच्चे, अब हम जानेंगे नीति आयोग को क्या क्या फंक्शन है। तो फर्स्ट इज पॉलिसी थिंक टैंक, तो प्रोवाइड्स पॉलिसी इनपुट्स एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइस टू गवर्नमेंट। पॉलिसी इनपुट और स्ट्रेटेजिक एडवाइस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए जनता में बहुत ज़्यादा नीड है कि एक हेल्थ इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एक और हेल्थ इंस्टीट्यूट होना चाहिए, फॉर एग्जांपल एम्स दिल्ली की तरह एक और होना चाहिए। तो ये जो डिमांड है, इसको सरकार को बताएगी कि सरकार की देश में एक और ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ये इस समय देश की नीड है। फिर सरकार को स्ट्रेटेजिक एडवाइस देगी कि इसको आप ऐसे बनाया जा सकता है। समझ रहे हैं? एक पॉलिसी सोचने का तरीका, एक थिंक टैंक जो पॉलिसी के बारे में सोच रही है कि देश में कैसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर नेशनल पॉलिसी की बात करें, तो अगर नेशनल पॉलिसी में ये है कि भुखमरी नहीं होनी चाहिए, सबको फ्री राशन मिलना चाहिए। तो हो सकता है कल को नीति आयोग को लगे कि सबको फ्री मसाले भी मिलने चाहिए।
फिर नीति आयोग को लगा कि नहीं, सबको जितने भी गरीब हैं उनको फ्री और भी बहुत सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे फ्री मसाले हो गए, फ्री खाना मतलब फ्री अनाज हो गया। फिर मान लीजिए उन्होंने कहा कि नहीं, उनको फ्री यूटेंसिल्स भी मिलने चाहिए, क्योंकि लोगों के पास खाना बनाने के लिए बर्तन नहीं होते, तो उन्हें फ्री बर्तन भी कुछ-कुछ मिलने चाहिए, बेसिक बर्तन। समझ रहे हैं? मतलब ये पॉलिसी सोचना, एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, ये पॉलिसी सोचना कि अब क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सरकार को बताता है। पॉलिसी थिंक टैंक है, मतलब पॉलिसी के बारे में सोचता है। प्रमोट करता है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को। कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए क्या बात है, मैं बताता हूँ। कोऑपरेटिव मतलब अच्छे होता है कोलैबोरेशन, एनकरेजेस कोलैबोरेशन एंड हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टेट्स। कोलैबोरेशन और हेल्दी कंपटीशन स्टेट के अमंग डेवलप करने का काम करता है। कोलैबोरेशन मतलब यूपी एमपी आपस में कोलैबोरेट करते हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। सेंट्रल गवर्नमेंट को चीज़ें बताते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उस हिसाब से रिसोर्स एलोकेट करती है। सो कोलैबोरेशन क्या है कि यूपी ने डेवलप किया कुछ टेक्नोलॉजी से अपने, मान लीजिए हाईवेज या कुछ, फिर उसने उस एमपी को शेयर किया, फिर एमपी ने भी अपना उससे डेवलप किया, चाहे वो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, कुछ भी है। मान लीजिए यूपी ने किसी स्पेशल टेक्नोलॉजी से या किसी स्पेशल तरीके से या थोड़ा सा एक इनोवेटिव तरीके से डेवलप किया कि मान लीजिए जैसे हमारे सरकारी स्कूलों में सारे डिजिटल बोर्ड यूज़ होंगे। तो डिजिटल बोर्ड का फ़ायदा क्या-क्या है? अगर फ़ायदा उसके ज़्यादा है तो वो फिर एमपी भी अडॉप्ट करेगा कि हम भी ये करेंगे भाई, ठीक है? और हेल्दी कंपटीशन मतलब इनके बीच में थोड़ा कंपटीशन भी बना रहे। फिर यूपी में है कि हम आगे जाएँगे, एमपी में है कि हम आगे जाएँगे। तो इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इन्हीं राज्यों का विकास हो रहा है, अल्टीमेटली देश के ही राज्यों का विकास हो रहा है। लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन है। कंपटीशन होना बच्चे बहुत ज़रूरी है अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आप अपने व्यक्तिगत लाइफ में देखो, मान लीजिए अगर कंपटीशन होता ही ना, इस दुनिया में कंपटीशन किसी चीज़ से रिलेटेड ना होता, तो कोई आगे बढ़ता ही क्यों? कोई क्यों काम करता? यही एक मेजर रीज़न है कि क्यों सोशलिस्ट इकोनॉमी फ़ॉल करती है। इसको अभी हम किसी और लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यही एक रीज़न है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्यों फ़ॉल करती है। कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में बेहतर बनने के लिए आपसे किसी बेहतर का होना ज़रूरी है। तो मतलब यही चीज़ है कि अगर यूपी बहुत अच्छा करेगा तो एमपी भी यूपी का देखा-सीखी अच्छा करने की और कोशिश करेगा। एमपी बहुत अच्छा करेगा तो एमपी का देखा-सीखी राजस्थान अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो नीति आयोग यही करता था कि दोनों के बीच में कोऑपरेशन भी इंश्योर करता था और हेल्दी कॉम्पिटिशन भी इंश्योर करने की कोशिश करता था, ताकि दोनों राज्यों का और पूरे देश का अल्टीमेटली विकास हो सके। फिर है लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन, फॉर्मुलेट्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। ये प्लानिंग कमीशन की तरह 5 साल, 1 साल और सेक्टर देख के नहीं डेवलप करता था। ये बड़े पॉलिसी सोचता था। जैसे मान लीजिए अगर आज से हम अपनी जनता को 25 साल तक फ्री खाना बांटेंगे, तो क्या हमारे देश में जीरो हंगर हो जाएगा, मतलब कोई आदमी भूखा नहीं मरेगा, जीरो हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, एक बहुत बड़ा गोल, 5 साल का नहीं, एक बहुत बड़ा गोल किसी पॉलिसी को लेके। जैसे आज से अगर हम 20 साल तक मान लीजिए ऐसा करेंगे, तो 20 साल बाद इसका रिज़ल्ट क्या होगा? समझ रहे हैं? मतलब एक बड़े स्पेक्ट्रम में सोचने से, आप सोचते नहीं हो कि हम 3 साल बीए करेंगे, अगर हम इस 3 साल तक लगातार प्रिपरेशन करेंगे, तो चौथे साल हमारा क्या रिज़ल्ट होगा? समझ रहे हो तुम? एक लंबे स्पैन का सोच के और उस हिसाब से पॉलिसी बनाना कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएँ जो बहुत लंबे समय तक, मतलब जो लंबे समय तक चले और जिसका इफ़ेक्ट बहुत पॉज़िटिव हो। देखिए, होता क्या है बच्चे, 5 साल में उतना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट अचीव नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए अगर आपको देश से भुखमरी खत्म करनी है, अगर आप ये चाहते हैं कि देश में कोई भूखा ना सोए, अगर आप ये चाहते हैं कि देश में कोई बिना छत के ना सोए, यानी कि सबके पास घर हो, तो ये काम 5 साल में नहीं किया जा सकता है। भाई 5 साल तक आप ये काम करोगे, 5 साल बाद आपको कोई और समस्या दिखेगी, आप इस काम से ध्यान हटा के कोई और काम करने लगोगे। इस तरह नहीं होता, आपको लंबा सोच के चलना पड़ेगा कि नहीं, हमें अगर एकदम से ज़ीरो करना है, तो हमें कम से कम 10 से 15 साल लग के इसमें काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरह लॉन्ग टर्म पॉलिसी सोचता है नीति आयोग कि लंबी पॉलिसी सोचेंगे ताकि एकदम पूरे हम अपने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट को अचीव कर सकें, प्रैक्टिकल वे में। फॉस्टरिंग इनोवेशन, एनकरेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन की बात करते हैं कि नहीं, इनोवेशन होना चाहिए भाई, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हो, भाई ट्रांसपोर्ट में जैसे इनोवेशन क्या है आज की डेट में आपको पता होगा, ई20 फ्यूल आने लगा है, पेट्रोल एट्रोल में सब में इथेनॉल 20% मिक्स है। ये ई20 जो है ये इनोवेशन ही तो है। और एंटरप्रेन्योरशिप कि भाई लोग आगे आएँ, अपने एंटरप्रेन्योरशिप का यूज़ करें, कंपनी एस्टैब्लिश करें और समझ रहे हैं, देश की इकोनॉमी की ग्रोथ में प्रमोट करें, यही सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इवैल्यूएट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड आउटकम्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम। इवैल्यूएट करता था इम्प्लीमेंटेशन और आउटकम किसका, गवर्नमेंट प्रोग्राम का, कि हाँ भाई क्या ये पॉलिसी अच्छे से लागू हुई है ग्राउंड लेवल पे,
क्या इसका जो पॉलिसी का आउटकम है वो पॉजिटिव है, मतलब जनता क्या इससे खुश है, या नेगेटिव है, क्या जनता इससे नाराज़ है? इस चीज़ को इवैल्यूएट करना। बॉटम अप प्लानिंग यानी कि नीचे से, फॉर मैंने बताया ना यूपी को क्या ज़रूरत है वो ये सेंटर को बताएगा, यूपी बताएगा सेंटर को। तो ये बॉटम से अप की प्लानिंग मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो बॉटम अप प्लानिंग इनकॉर्पोरेट्स लोकल स्टेट लेवल इनपुट इनटू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, कि इनको क्या ज़रूरत है, जैसे मान लो इनको ज़रूरत है कि अभी हमें एजुकेशन में और स्कूल्स की ज़रूरत है, तो सेंटर ऐसी पॉलिसी बनाएगी जो और स्कूल और फ्री एजुकेशन को प्रमोट करे, समझ रहे हैं? सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको पता होगा एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको हेल्प करने, जो उनको अचीव करने में हेल्प करे, ऐसी पॉलिसीज़ बनाना। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट सेक्टर एंड मिनिस्ट्रीज, मतलब अलग-अलग सेक्टर में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना और अलग-अलग मिनिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना। आप पूछोगे भैया कैसे? तो बच्चे ऐसे, जैसे मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है। जब इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होगा तो जब मैन्युफैक्चरिंग में लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ेगी। अल्टीमेटली जब बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या इंडस्ट्रीज़ अपने मतलब बड़ी कंपनी बनेगी, बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनेंगी, और जब ये बड़ी इंडस्ट्रीज़ को आगे जाने के लिए सर्विस सेक्टर भी कहीं न कहीं न थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे सर्विस सेक्टर की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सर्विस सेक्टर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं? मतलब एक कोऑपरेशन मेंटेन करना कि एग्रीकल्चर, भाई अगर एग्रीकल्चर को वाक़ई मतलब एग्रीकल्चर में आपने पैसा दिया, खूब सारा अनाज उग गया, आपने किसानों से खूब सारा अनाज खरीद लिया। पर इस अनाज को अगर आपको सेफ फॉर्म में जनता तक पहुँचाना है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग अच्छा होना चाहिए ना। वरना तब तब आपकी जब मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होगी तो आपकी वेस्टेज कम होगी, जब वेस्टेज कम होगी तो आपका जो रिज़ल्ट है वो हाई होगा, आपका प्रोडक्शन हाई होगा। समझ रहे हैं? तो आपस में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, फिर चाहे वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के बीच में हो या चाहे वो डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में हो। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, जिसमें भी आपको डाउट हो रहा है कि भैया हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया, हमें ये सब टॉपिक नहीं समझ में आया, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट को ड्रॉप करेंगे, मैं आपके कमेंट को देखते ही रिप्लाई कर दूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग का क्रिटिसिज्म क्या है कि नो फाइनेंशियल एलोकेशन पावर, जैसे आपको पता है ना फाइनेंस कमीशन के ओ सॉरी प्लानिंग कमीशन के पास पावर थी कि वो पैसा एलोकेट करता था। अब ये पैसा एलोकेट नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए, अब आप कितना भी, अब मान लीजिए आप पढ़ते नहीं हैं, ठीक है? अब आप बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं। तो ऐसी बात का क्या मतलब? वही बात है कि जैसे नीति आयोग ने प्लान तो बड़े सुंदर-सुंदर बना लिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो उसने बना लिए। पर अब पैसे देने की पावर नहीं है। तो भाई आप ख़याल में चाहे 2000 हाईवे बना लो, तो 2000 हाईवे का पैसा देने की पावर आपको नहीं है, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का मन होगा देगी, नहीं मन होगा नहीं देगी। तो ये फाइनेंशियल एलोकेशन पावर नहीं है। एडवाइज़री इन नेचर, केवल एडवाइस दे सकता है कि साहब आपको ऐसा करना चाहिए, साहब आपको वैसा करना चाहिए। एक्शन नहीं ले सकता कि नहीं हम ऐसा करेंगे। फंक्शन मेनली एज़ थिंक टैंक, केवल सोचने का काम करता है, सोच के सरकार को बताने के लिए। जैसे आप अपने जीवन के बारे में केवल सोचने का काम कर रहे हो। आई होप आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होगे, लेकिन ज़्यादातर समय जो प्रोक्रेस्ट मतलब जो केवल आप सोचते हो, जो केवल आप सोचते रहते हो कि नहीं ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा। समझ रहे हो? नॉट अ फुल फ्लेज प्लानिंग बॉडी, कोई फुल फ्लेज प्लानिंग बॉडी नहीं जैसे प्लानिंग कमीशन थी। डिपेंडेंस ऑन पॉलिटिकल विल, वही बात है कि आप 2000 हाईवे बनाना चाहते हो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देना चाहती पैसे, तो कैसे बनाओगे? तो मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, तो पॉलिटिकल विल होना चाहिए। अनइवन डेवलपमेंटल बेनिफिट्स अमंग स्टेट, मतलब स्टेट्स के बीच में अनइवन डेवलपमेंट है। यूपी बहुत आगे विकास कर गया, पर वहीं पे जो झारखंड है वो उतना विकास नहीं कर पाया। तो अनइवन डेवलपमेंटल बेनिफिट्स है स्टेट के पास, कुछ स्टेट बहुत ही आगे चले गए, कुछ स्टेट बहुत ही पीछे रह गए। भाई प्लानिंग कमीशन तो कम से कम सारे स्टेट्स को देता था ना बाँट के बराबर से। तो इन्होंने क्या किया, सारे स्टेट को तो बाँट के नहीं दिया, क्योंकि सब स्टेट मतलब नीति आयोग ने तो किस बाँटने का काम किया ही नहीं किसी स्टेट में। तो यूपी विकास करने लगा तो बहुत विकास कर गया, झारखंड विकास ही नहीं कर पाया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इसको क्लियर कर देता हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चे डिफरेंस। अब देखिए प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में डिफरेंस क्या है? ये क्वेश्चन सीधा-सीधा भी एग्ज़ाम में आता है। सो फर्स्ट इज़ नेचर। प्लानिंग कमीशन वाज़ सेंट्रल प्लानिंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। तो प्लानिंग कमीशन क्या था? एक सेंट्रल प्लानिंग बॉडी थी। इसका काम था पॉलिसी बनाना और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। वहीं पे नीति आयोग एक पॉलिसी थिंक टैंक है जिसका काम है स्ट्रैटेजिक और डेवलपमेंट पॉलिसी रिकमेंडेशन देना किसको? गवर्नमेंट को, कि ये सर आप ऐसा कर सकते हैं। तो प्लानिंग कमीशन क्या था कि वो ऐसी पॉलिसी बना के ज़मीन पे लागू करता था, लेकिन वहीं पे नीति आयोग केवल सजेशन देता है कि सर आपको ऐसा करना चाहिए। फिर आता है अप्रोच।
Planning Commission followed top-down approach where policies were formulated at center level, whereas Niti Aayog follows a bottom-up approach by incorporating inputs from state and local bodies. तो प्लानिंग कमीशन क्या करता था कि पॉलिसी बनाता था सेंटर लेवल पे और नीचे तक उसको लागू करता था कि सेंटर पे डिसाइड हो गया कि 400 हाईवे बनने हैं देश में और फिर उसे जमीन पे लागू करता था। लेकिन नीति आयोग क्या करता है कि राज्यों से पूछता है कि भाई आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है और फिर उसको नीचे वाली डिमांड को ऊपर तक पहुँचाता है कि भाई इस राज्य को इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। समझ रहा है? तो मतलब ये सेंटर से ऊपर से नीचे की तरफ आता था और नीति आयोग क्या है स्टेट से पूछ के ऊपर सेंटर की तरफ जाता है कि इनको इतनी चीज़ की ज़रूरत है। रोल ऑफ स्टेट्स, तो प्लानिंग कमीशन में स्टेट का बहुत ही लिमिटेड पार्टिसिपेशन था क्योंकि आपको पता है सेंट्रलाइज़ था एकदम सिस्टम, सेंटर ने जो डिसाइड कर लिया वही होगा। वहीं पे नीति आयोग में स्टेट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन थ्रू नीति आयोग, मतलब नीति आयोग की आपने सुना होगा बैठक है, मीटिंग है, तो स्टेट बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कि ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, वैसी पॉलिसी होनी चाहिए, ये समस्याएं हैं, समझ रहे हैं। फेडरल कैरेक्टर, प्लानिंग कमीशन रिफ्लेक्टेड अ सेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ गवर्नेंस। प्लानिंग कमीशन क्या दिखाता है? सेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ गवर्नेंस, मतलब जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम है और सेंट्रल से ही सारे ऑर्डर नीचे फ्लो हो रहा है। वहीं पे नीति आयोग क्या है? कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को दिखाता है जहां पे स्टेट्स आपस में कोऑपरेट भी कर रहे हैं और हेल्दी मैनर में कॉम्पिटिट भी कर रहे हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो क्लियर करते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइनेंशियल पावर्स, सो प्लानिंग कमीशन हैड अथॉरिटी टू एलोकेट फंड्स टू स्टेट एंड सेक्टर, मतलब प्लानिंग कमीशन के पास ये अथॉरिटी थी कि वो फंड एलोकेट करे स्टेट को भी सेक्टर को भी। वहीं नीति आयोग के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, नो फाइनेंशियल एलोकेशन पावर। फिर इकोनॉमिक ओरिएंटेशन, प्लानिंग कमीशन फंक्शन विद इन स्टेट लेड मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क एंड नीति आयोग फोकसेज ऑन रिफॉर्म, इनोवेशन एंड मार्केट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। अब ये मैं आपको बताता हूँ क्या है स्टेट लेड मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको पता है ना इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब हम सोशलिस्ट भी हैं और प्लस हम कैपिटलिस्ट भी हैं। तो स्टेट लेड मतलब जो थोड़ा सा जिसमें स्टेट का कंट्रोल ज्यादा हो। तो जैसे पहले आपको पता होगा 1950s के टाइम पे इंडिया का इंक्लिनेशन सोशलिस्ट की तरफ, सोशलिज्म की तरफ बहुत था एज एन आइडियोलॉजी, कि देश में सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होनी चाहिए क्योंकि आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू वाज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, तो सोशलिस्ट स्टेट में क्या होता है, सोशलिज्म में क्या होता है कि स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एजुकेशन, वेलफेयर, ये सब इंश्योर करने की। और बहुत ज़्यादा लेवरेज नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज को बहुत ज़्यादा लेवरेज है कि आप ही सब कुछ काम करेंगे, आप ही मतलब चीज़ों को रेगुलेट करेंगे, आप मार्केट को रेगुलेट करेंगे, नहीं। स्टेट डिसाइड करेगा कि कितना रेट होगा, क्या चीज़ होगी, कैसे होगी, क्या चीज़ काम करेगी। इसको हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। वहीं पे जो मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी होती है जिसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जैसे अनलाइक अमेरिका, तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ बड़ी कंपनीज खुद डिसाइड कर लेती है अपना मार्केट रेट। वहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको इतना करना चाहिए, आपको उतना करना चाहिए, समझ रहे हैं। तो जो प्लानिंग कमीशन था वो स्टेट लेड मिक्स्ड इकोनॉमी के फ्रेमवर्क में काम करता था, मतलब स्टेट सबका वेलफेयर चाहता था, स्टेट लेड मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे काम करता था। वहीं पे नीति आयोग क्या है, रिफॉर्म की बात कर रहा है, इनोवेशन की बात कर रहा है और मार्केट ओरिएंटेड, मतलब जहां प्राइवेट कंपनीज को स्पेस है, प्राइवेट सेक्टर को स्पेस है ग्रो करने का, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इंश्योर कर रहा है। भाई जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो इनोवेशन आएगा, रिफॉर्म आएगा, नई नई चीजें आएंगी। लेकिन जब स्टेट सब कुछ कंट्रोल करेगा तो स्टेट उतना ही रिफॉर्म होने देगा जितना स्टेट को नेसेसरी लगता है, मतलब गवर्नमेंट उतना ही रिफॉर्म होने देगी जितना गवर्नमेंट को नेसेसरी लगता है। तो ये है स्टेट लेड मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क और नीति आयोग का मार्केट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। फिर आता है मेन फंक्शन। प्लानिंग कमीशन प्रिपेयर्ड 5 ईयर प्लान एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान डेवलप करता था और डेवलपमेंटल प्रोग्राम डेवलप करता था। वहीं पे नीति आयोग लॉन्ग टर्म पॉलिसी विजन की बात करता था और स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करता था, मतलब लॉन्ग टर्म की 20 साल तक इसको करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क की बात करता था। गवर्नेंस मॉडल, प्लानिंग कमीशन एम्फेसाइज सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स कंट्रोल, कि जितने भी रिसोर्स है ह्यूमन, मटेरियल, नेचुरल कैपिटल, इस सब पे किसका कंट्रोल होगा? सेंटर का कंट्रोल होगा, स्टेट का कंट्रोल होगा। नीति आयोग ने एम्फेसाइज किया कोलैबोरेटिव गवर्नेंस एंड पार्टनरशिप विद स्टेट। नीति आयोग ने कहा कि नहीं, हमें कोलैबोरेशन की बात करनी चाहिए, सेंटर और स्टेट में आपस में कोलैबोरेशन हो इन रिसोर्सेज को लेके भी, क्योंकि भाई ये सारे जो रिसोर्सेज है वो स्टेट के ही तो होंगे अल्टीमेटली। जैसे मान लो यूपी में लैंड का रिसोर्स है, ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ना डिसाइड करेगी कि हम इस लैंड का ये यूज़ करेंगे, यूपी से भी सजेशन ले सकती है कि आपको इस लैंड की बहुत ज़रूरत तो नहीं है, क्या हम इस पे ऐसा कर सकते हैं,
तो यूपी कहेगा कि नहीं सर इस लैंड के अलावा हमारे पास एक और अच्छा लैंड, समझ रहे हैं? मतलब एक कोलैबोरेशन टाइप का, हमारे पास एक और अच्छा लैंड है, आप उसको यूज़ कर लीजिए। तो एक कोलैबोरेशन होना चाहिए गवर्नेंस में, स्टेट का भी रोल होना चाहिए। ये नहीं कि सेंटर ने सोच लिया कि हम इसी ज़मीन पे बनाएँगे, अब राज्य से पूछ ही नहीं रहे, बनाना शुरू कर दी। ये वाली बात है। चलिए इसको क्लियर करते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बच्चे यहाँ पे आपका लेक्चर ओवर हो जाता है और हम आ गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, चीज़ें आसान हैं, बहुत कठिन नहीं है। सो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द ओरिजिन, कंपोजिशन, फंक्शन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ प्लानिंग कमीशन। आप बता सकते हैं बहुत आसानी से, हमने शुरू में डिस्कस किया है। फिर है नीति आयोग मार्क शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। आप यहाँ पे नीति आयोग के फंक्शन बता सकते हैं कि वो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से हट के इसका बेनिफिट क्या था। इसका बेनिफिट ये था कि हम स्टेट्स को हेल्दी कंपटीशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं, हम बेटर गवर्नेंस इंश्योर कर सकते हैं, हम बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंश्योर कर सकते हैं, हम इनोवेशन ले आ सकते हैं डेवलपमेंट में। इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। देन क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ नीति आयोग इन प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। यहाँ पे आपको बताना है कि नीति आयोग ने कैसे हेल्प किया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने में। सारे स्टेट्स पर मतलब बॉटम टू अप अप्रोच की बात किया है नीति आयोग ने कि स्टेट्स की विल की भी सुनी जाए कि स्टेट्स को क्या ज़रूरत है, स्टेट्स सेंटर को इनपुट दें, फिर सेंटर उस हिसाब से पॉलिसी फॉर्मुलेट करे जो स्टेट के बेनिफिट में हो। समझ रहे हैं? ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेशन होना चाहिए स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू सेंटर। देन आता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। देखिए अभी हमने जो डिफरेंस देखा है ये वही डिफरेंस है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में, आपको डिस्कस करने हैं सारे पॉइंट्स। देन डिस्कस द कॉम्पोजिशन, फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नीति आयोग इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो आपको कॉम्पोजिशन पता ही है, आपको फंक्शंस पता ही है और सिग्निफिकेंस आप बता देंगे। रिफॉर्म ज़रूरी है पोस्ट एलपीजी, उसके बाद इनोवेशन ज़रूरी है, उसके बाद एलपीजी से साथ अडॉप्ट करना ज़रूरी है, उसके बाद अब मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ इंडिया का शिफ्ट है। जैसे इंडिया आज की डेट में क्या है, जैसे मान लीजिए 1991 जब एलपीजी आया उसके पहले इंडिया सोशलिस्ट की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था, मतलब मिक्स्ड हम तब भी थे लेकिन हम सोशलिस्ट की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे। लेकिन 1991 के बाद हम थोड़ा कैपिटलिस्ट की तरफ झुके हैं। मिक्स्ड हम आज भी है, आज भी गवर्नमेंट कंपनीज हमारे यहाँ हैं, आज भी सब कुछ है, लेकिन आज हमारा थोड़ा सा ओरिएंटेशन क्या है, गवर्नमेंट को देखते नहीं एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करती है कि भाई आप अपना स्टार्टअप कीजिए, आप कुछ कीजिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इस तरह की बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट लेके आती है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव यही है। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि रिफॉर्म की बात करेगा, इनोवेशन की बात करेगा, एलपीजी के चैलेंजेस को एड्रेस करेगा, क्योंकि नई नई बॉडी है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे एंड इसको मैं क्लियर करता हूँ एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर बच्चे, आई होप यू माइट हैव लव द लेक्चर। जो भी आपको प्रॉब्लम होगी इस लेक्चर में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे। इस वीडियो में मैंने सारी एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया जो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के रिस्पेक्ट में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। आपका सपोर्ट मेरी ताकत है बच्चे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सिलेबस। साथ ही साथ मैं फिजिकल एजुकेशन भी कवर करने वाला हूँ, तो जो आपके फ्रेंड्स फिजिकल एजुकेशन के उनको भी मेरा चैनल शेयर करिएगा। जल्दी फिजिकल एजुकेशन की वीडियोज़ भी डालूंगा, क्योंकि बच्चे हमें सीखना भी साथ है और जीतना भी साथ है, क्योंकि मैं मानता हूँ नोट से नहीं सपोर्ट से जूनियर आगे बढ़ते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी में था कि नोट्स 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 भैया, आपके नोट्स नोट्स भैया, बच्चे मेरा नोट्स क्या करोगे, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग जर्नी। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक स्टे ट्यून, स्टडी वेल, स्टे हेल्दी, बाय बाय।